गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मीन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी एंड पीओएस को फाइंड आउट करना सीखा था। टुडे क्लास में हम उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट मीन टर्म, कॉमा मैक्स टर्म, कॉमा एसओपी एंड पीओएस फॉर फॉलोइंग बूलियन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपको बूलियन फंक्शन दिया गया है। इस बूलियन फंक्शन के लिए आपको मीन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी एंड पीओएस को फाइंड आउट करना है। बूलियन फंक्शन इस प्रकार है। बूलियन फंक्शन को f के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बूलियन फंक्शन f ओपन पैरेंथेसिस x, y, z क्लोज पैरेंथेसिस। तो बूलियन फंक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है जो कि बाइनरी वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है और बाइनरी वेरिएबल पर वर्क करता है। तो यहाँ पर जो बूलियन फंक्शन है वो 3 बाइनरी वेरिएबल पर वर्क परफॉर्म करेगा और वह 3 बाइनरी वेरिएबल है x, y और z। इन बाइनरी वेरिएबल का यूज करते हुए आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया गया है x, y प्लस x का बार z। इस बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन का यूज करते हुए आपको फॉलोइंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वही फर्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको बूलियन फंक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसके ट्रुथ टेबल को डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर बूलियन वेरिएबल के ट्रुथ टेबल को डिजाइन करेंगे। आपके बाइनरी वेरिएबल है x, y एंड z। तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्रिएट होंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने फॉर्मूला रीड किया हुआ है 2 raised the power n। n का मीन्स नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल। तो 2 raised the power 3 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके क्रिएट होते हैं। उनको लिखने का वे भी मैंने आपको बता रखा है। 8 को बाइनरी वेरिएबल के रेडिक्स या बेस से डिवाइड किया जाता है। तो बाइनरी वेरिएबल का रेडिक्स आपका 2 होता है। तो 2 से यदि अपन डिवाइड करेंगे तो 8 को यदि अपन 2 से डिवाइड करते तो आता 4। तो फर्स्ट टाइम आपको 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखने हैं। तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जब अपन लिखते हैं तो 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1 लिखते हैं। इसी प्रकार 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को उसके रेडिक्स से डिवाइड करेंगे तो 8 डिवाइड बाय 2 तो आएगा आपके पास 4। तो 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1। इसी प्रकार 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो डिवाइड कर आएगा आपके पास 2। तो 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। इसी प्रकार 2 को डिवाइड किया जाएगा 2 से तब आपका डिवाइड होगा 1 टाइम। इसलिए 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। तो इस प्रकार से ट्रुथ टेबल में बूलियन फंक्शन के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लिखा जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशंस के लिए अपन कैलकुलेशंस करेंगे। तो जब भी बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया जाता है तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व आउट किया जाता है। और जब बूलियन एक्सप्रेशंस को लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया जाता है तो इसकी ऑपरेटर प्रेसिडेंसी को भी ध्यान में रखा जाता है। जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हाई होती है उस ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर मिलेगा। एंड ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हाई होती है इसलिए यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा। तो x और y पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो स्टूडेंट, एंड ऑपरेशन भी हमने रीड किया है। एंड ऑपरेशन में अगर दोनों इनपुट आपके हाई होते हैं तो आपके आउटपुट भी हाई प्रोड्यूस होता है, अदरवाइज आपका आउटपुट लो प्रोड्यूस होता है। तो हम चेक कर लेंगे x और y दोनों हाई है क्या, नहीं, इसलिए आपका आउटपुट क्या आएगा, लो। दोनों हाई है क्या, नहीं, इसलिए आपका आउटपुट क्या आएगा, लो। दोनों हाई है क्या, नहीं, इसलिए आपका आउटपुट क्या आएगा, लो। दोनों हाई है क्या, नहीं, इसलिए आपका आउटपुट आएगा लो।
दोनों हाई है क्या, नहीं, इसलिए आपका आउटपुट आएगा लो। दोनों हाई है क्या, नहीं, इसलिए आपका आउटपुट आएगा लो। दोनों हाई है तो एंड ऑपरेशन में जब दोनों इनपुट हाई होते हैं तो आपका आउटपुट भी हाई प्रोड्यूस होता है। इसी प्रकार दोनों इनपुट हाई है इसलिए आपका आउटपुट भी क्या होगा, हाई प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रकार से x और y का रिजल्ट आपका आ जाएगा 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1। नेक्स्ट लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस, लेकिन अभी इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा क्योंकि इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो एंड के या नॉट ऑपरेटर के कंपैरिजन में लो है, तो अपन इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा x का बार। तो इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है वो हाई होती है, इसलिए यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाता है। तो x की वैल्यू अपने पास ये रही, तो x का अपन को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट जब अपन करते हैं तो 0 जो है 1 में चेंज हो जाता है और 1 जो है 0 में चेंज हो जाता है। तो x की वैल्यू आपके पास 0 है तो ये चेंज हो जाएगी 1 में, 0 है चेंज हो जाएगी 1 में, 0 है चेंज हो जाएगी 1 में, 0 है चेंज हो जाएगी 1 में, 1 है चेंज हो जाएगा 0 में, 1 चेंज हो जाएगा 0 में, 1 चेंज हो जाएगा 0 में और 1 चेंज हो जाएगा 0 में। तो इस प्रकार x का कॉम्प्लीमेंट आपको प्राप्त हो जाता है जिसमें 4 टर्म्स 1 एंड 4 टर्म्स 0 प्राप्त होता है। अब x का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका z के साथ में मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो x का कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या किया जाएगा, z ऑपरेशन का एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो x का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने रिसीव किया ये रहा और z अपने पास ये रहा, इन दोनों पर क्या करना, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अभी हमने देखा था दोनों इनपुट यदि आपके हाई होते हैं तो आपका आउटपुट भी हाई आता है, अदरवाइज आपका आउटपुट लो प्रोड्यूस होता है। तो इसको भी हम यहाँ पर रिसीव करते हैं, x का बार z, x का बार ये रहा, z ये रहा। तो दोनों इनपुट हाई है क्या, नहीं, इसलिए आपका आउटपुट लो। दोनों इनपुट हाई है क्या, यस, इसलिए आपका आउटपुट भी क्या आएगा, हाई। दोनों इनपुट हाई है क्या, नहीं, इसलिए आउटपुट लो। दोनों इनपुट हाई है क्या, यस, इसलिए आपका आउटपुट भी हाई। दोनों इनपुट हाई है क्या, नहीं, आउटपुट लो। दोनों इनपुट हाई है क्या, नहीं, इसलिए आउटपुट लो। दोनों इनपुट हाई है क्या, नहीं, इसलिए आउटपुट लो। दोनों इनपुट हाई है क्या, नहीं, इसलिए आउटपुट लो। तो इस प्रकार x बार और z का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास 0 1 0 1 और 4 टाइम 0। अब स्टूडेंट्स देखिए एक्सप्रेशन को अपन ने सॉल्व कर दिया, x y का रिजल्ट अपने पास यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है और x बार z का रिजल्ट अपने पास यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। अब इन दोनों पर अपन को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, x y, और इस पर और ऑपरेशन अपन को परफॉर्म करना है x का बार z। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और द रूल्स भी स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं, यदि दोनों इनपुट आपके लो होते हैं तो आपका आउटपुट लो आता है, अदरवाइज आपका आउटपुट हाई आता है। तो इसको भी हम कंसीडर करते हैं। तो x y का रिजल्ट ये रहा और x बार z का रिजल्ट अपने पास ये रहा। तो दोनों पर और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो दोनों इनपुट आपके लो है इसलिए आउटपुट लो। दोनों इनपुट लो है क्या, नहीं, इसलिए आपका आउटपुट क्या आएगा, हाई। दोनों इनपुट लो है इसलिए आपका आउटपुट लो। दोनों इनपुट लो है क्या, नहीं, इसलिए इसका आउटपुट आएगा हाई। दोनों इनपुट लो है तो आपका आउटपुट आएगा लो। तो स्टूडेंट और ऑपरेशन में अगर दोनों इनपुट लो होंगे तो आपके पास आउटपुट भी क्या आएगा, लो आता है, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या आता है, हाई। लो को 0 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और हाई को 1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन दोनों इनपुट आपके पास लो है तो लो को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए आपका आउटपुट भी क्या आएगा, लो। दोनों इनपुट लो है क्या, नहीं, इसलिए आपका आउटपुट क्या आएगा, हाई। दोनों इनपुट लो है क्या, नहीं, इसलिए आपका आउटपुट क्या आएगा, हाई। तो इस प्रकार एक्स वाई प्लस एक्स का बार z, इसका जो रिजल्ट है वो इस प्रकार होगा 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1। अब स्टूडेंट्स ये बूलियन फंक्शन के अकॉर्डिंग जो अपना एक्सप्रेशन था उसको हमने सॉल्व आउट कर दिया है। अब इसमें से हमको फाइंड आउट करना है मीन टर्म एंड मैक्स टर्म। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था मीन टर्म की वैल्यू 1 होती है एंड मैक्स टर्म की वैल्यू 0 होती है। मीन टर्म को स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है एंड मैक्स टर्म को कैपिटल M के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें से हम मीन टर्म एंड मैक्स टर्म को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मीन टर्म ले लेते हैं। तो पहली मीन टर्म आपके कहाँ पर है,
स्टूडेंट फर्स्ट मिन टर्म आपकी ये रही, तो मिन टर्म को स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैं मिन टर्म को स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो मिन टर्म की वैल्यू 1 होती है, तो जहां जहां पर स्टूडेंट्स 1 आए होंगे वो आपके मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार मैक्स टर्म की बिट वैल्यू 0 होती है और मैक्स टर्म को कैपिटल M के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जहां जहां पर आपकी 0 वैल्यू आई होगी उसको मैक्स टर्म के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे कैपिटल M के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स वही इनके बाइनरी वेरिएबल्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपन लिख देते हैं m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6 एंड m7। तो ये जो अपन ने कॉम्बिनेशंस लिख रखे हैं ये इनके डेसिमल इक्विवेलेंट है, तो डेसिमल इक्विवेलेंट जो भी होगा वो वैल्यू अपन ने वहां पर लिख दिया। तीनों 0 इसलिए 0, एक बार 1 है इसलिए 1, सेकंड पे 1 है इसलिए 2, इन दोनों के यदि अपन जोड़ते हैं 1 और 2 3, 4 पे 1 है इसलिए 4, और 1 एंड 4 पर 1 1 है इसलिए 5, एंड 2 एंड 4 पर 1 1 है इसलिए 6, और तीनों पर 1 1 है तो तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7। तो ये हो गई आपकी मैक्स टर्म एंड मिन टर्म को अपन ने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब इनकी इक्वेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा वह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे। तो मिन टर्म और मैक्स टर्म्स की इक्वेशन स्टूडेंट्स हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम मिन टर्म की इक्वेशंस को यहाँ पर लिख देते हैं। तो मिन टर्म्स की इक्वेशन स्टूडेंट्स आपके पास क्या क्या आ रही हैं वो अपन एक बार शॉर्ट में यहाँ पर लिख देते हैं। चलो यहाँ पर लिख देते हैं मिन टर्म की इक्वेशन स्टूडेंट। फर्स्ट मिन टर्म आपके पास यहाँ पे आया, तो ये मिन टर्म की इक्वेशन 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए बनेगी। तो मिन टर्म में स्टूडेंट्स मैंने आपको बता रखा है, मिन टर्म में जब बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है तो उसे कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है, और अगर बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है तो उसे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जाता है। तो मिन टर्म के अपन एक्सप्रेशंस लिख देते हैं। तो मिन टर्म आपका कहाँ पे आया, सेकंड वाली रो में। तो सेकंड वाली रो में मिन टर्म, तो ये हो जाएगा आपका x का बार, y का बार और z। तो ये आपके फर्स्ट मिन टर्म आएगी x का बार, y का बार और z। इसी प्रकार नेक्स्ट मिन टर्म आपके पास कहाँ पर है, n3। तो इसके लिए अपन मिन टर्म लिखेंगे। तो x की वैल्यू आपके पास 0 है तो x का बार, y की वैल्यू आपके पास 1 है इसलिए y, और z की वैल्यू भी आपके पास 1 है इसलिए z। तो 0 होती है तो उसको कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, और 1 होती है तो उसको सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस प्रकार आपका रिजल्ट आ जाएगा x का बार, y, z। नेक्स्ट मिन टर्म आपको कहाँ पर रिसीव होती है स्टूडेंट, m6। तो 6th पोजीशन पर बन जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 इसलिए आ जाएगा आपका x, y की वैल्यू आपके पास 1 इसलिए आ जाएगा y, और z की वैल्यू आपके पास 0 इसलिए रिजल्ट आ जाएगा z का बार। तो इस प्रकार आपका रिजल्ट आ गया x, y, z का बार। और फिर आपके पास लास्ट में 1 रिसीव हुआ है तो लास्ट वाले ले लेंगे। लास्ट में देखिए आपके पास x, y और z तीनों वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 1 है इसलिए इसको सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जाता है। तो सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में जब अपन लिखेंगे स्टूडेंट तो आपका रिजल्ट आ जाएगा x, y और z। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको यह मिन टर्म प्राप्त हो गई है। तो स्टूडेंट्स मिन टर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं, मिन टर्म। तो क्या क्या मिन टर्म है स्टूडेंट्स आपके पास, x का बार, y का बार, z, कॉमा x का बार, y, z, कॉमा x, y, z का बार, कॉमा x, y और z। तो स्टूडेंट्स ये हमने मिन टर्म को कैलकुलेट किया है। अब मिन टर्म जब रिसीव हो जाती है तो इसी के बेस पर एसओपी को फाइंड आउट किया जाता है। तो इसी के बेस पर स्टूडेंट्स हम एसओपी की जो रिजल्ट्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगे उसको हम लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो एसओपी का मीन्स मैंने आपको बता रखा है, इसकी फुल फॉर्म होती है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स आपने प्रोडक्ट टर्म्स प्राप्त किए हैं तो जब 2 या 2 से अधिक
प्रोडक्ट टर्म्स का लॉजिकली सम कर दिया जाता है तो उसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट इन सभी प्रोडक्ट टर्म्स का आपस में क्या कर दिया जाएगा, लॉजिकली सम कर दिया जाता है तो उसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इन सभी प्रोडक्ट टर्म्स का आपस में क्या कर दिया जाएगा, सम कर दिया जाएगा, तो ये आपका कहलाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हमने यहाँ पास प्रोडक्ट टर्म्स थी, इन सभी प्रोडक्ट टर्म्स का हमने आपस में क्या कर दिया, लॉजिकली सम कर दिया है, इसलिए इसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट का स्टूडेंट्स आपका रिजल्ट आ गया, x का बार y का बार z प्लस x का बार y z प्लस x y z का बार प्लस x y z। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से हमने मीन टर्म एंड एसओपी को फाइंड आउट कर लिया है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम इसमें मैक्स टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्स टर्म को अभी हमने रिजल्ट के फॉर्म में फाइंड आउट कर दिया था। तो मैक्स टर्म के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इक्वेशन को लिखेंगे। तो मैक्स टर्म आपका कहाँ पर आया था स्टूडेंट्स, यहाँ पर। तो मैक्स टर्म को कैपिटल एम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनके लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो मैक्स टर्म स्टूडेंट्स जो होता है वह हमेशा मीन टर्म का ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट का मीन्स अपन ने मीन टर्म में क्या किया था, 0 को कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखा था और 1 को अनकॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखा था। तो मैक्स टर्म में उसका क्या कर दिया जाएगा, जस्ट ऑपोजिट कर दिया जाता है। मीन्स अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसे सिंपल वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है, और अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसे कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं x, y और z तीनों वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 0 है। तो अगर इसको मीन टर्म में हम लिखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन हमको इसको मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखना है, इसलिए सिंपल वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा x प्लस y प्लस z। इसी प्रकार m2 के लिए, तो m2 आपका ये रहा। तो यहाँ पर 0 है तो 0 सिंपल के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आ जाएगा आपका x प्लस y की वैल्यू आपके पास 1 है तो इसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, और z की वैल्यू आपके पास 0 है इसको अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी तो मीन टर्म में अपन ने इसको कॉम्प्लीमेंट में लिखा था, और जब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 तो इसको अपन ने अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा है। तो ये स्टूडेंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट टर्म आपके पास m4, इसके लिए अपन इक्वेशन लिखेंगे। x की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा आपका x का बार प्लस y की वैल्यू 0 तो y प्लस z की वैल्यू आपका 0 तो z। नेक्स्ट m5, तो इसके लिए इक्वेशन को लिखा जाएगा स्टूडेंट। x की वैल्यू आपके पास 1 तो x का बार प्लस y की वैल्यू आपके पास 0 y प्लस और z की वैल्यू आपके पास 1 तो आ जाएगा आपके पास z का बार। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके मैक्स टर्म को प्राप्त किया जाता है। तो इसी प्रकार मैक्स टर्म की जो इक्वेशंस है स्टूडेंट्स वह भी हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। तो मैक्स टर्म हमारे पास क्या क्या है स्टूडेंट्स, x प्लस y प्लस z कॉमा x प्लस y का बार प्लस z कॉमा x का बार प्लस y प्लस z कॉमा और लास्ट x का बार प्लस y प्लस z का बार। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने मैक्स टर्म को फाइंड आउट किया है, जिसका रिजल्ट है x प्लस y प्लस z कॉमा x प्लस y का बार प्लस z कॉमा x का बार प्लस y प्लस z कॉमा x का बार प्लस y प्लस z का बार। तो इस प्रकार से मैक्स टर्म को फाइंड आउट कर लिया है। अब मैक्स टर्म जब हम फाइंड आउट कर देते हैं तो ये आपके POS को डिफाइन करती हैं। POS की फुल फॉर्म होती है प्रोडक्ट ऑफ सम, मीन्स जब 2 या 2 से अधिक सम टर्म्स का, तो स्टूडेंट ये सभी आपके पास सम टर्म्स है, तो जब 2 या 2 से अधिक सम टर्म्स का लॉजिकली मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसे प्रोडक्ट ऑफ सम कहा जाता है।
तो ये जितने भी सम टर्म्स है इन सभी सम टर्म्स को आपस में क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो उसे प्रोडक्ट ऑफ सम कहा जाता है। तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में लिख देते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट x प्लस वाई का बार प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट x का बार प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट x का बार प्लस वाई प्लस जेड का बार। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा होता है स्टूडेंट। जो आपने मैक्स टर्म रिसीव किए उन सभी सम टर्म्स को या उन सभी मैक्स टर्म्स का लॉजिकली क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाता है, तो उसे प्रोडक्ट ऑफ सम कहा जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्वेरी किए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको मीन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी एंड पीयूएस को फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे। थैंक यू।